नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। योगी सरकार की दूसरी पारी में नया वित्त मंत्री कौन बनेगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नई सरकार के पहले बजट की तैयारी में जुटा वित्त महकमा भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की कार्य योजना पर माथापच्ची में जुट गया है। सरकार बनते ही नए बजट से जुड़ी तैयारियों में तेजी आनी है, जिसका पेपर वर्क तेजी से जारी है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने दोबारा सत्ता में आने के लिए जो चुनावी वादे किए हैं, उनमें फंड बनाकर जिन कार्यक्रमों और योजनाओं को शुरू करना है, सिर्फ उनके लिए ही 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट चाहिए। वहीं पहले से जारी योजनाओं के आकार प्रकार में वृद्धि और कई नई योजनाओं पर आने वाला बजट ये भारत से अलग होगा। प्रदेश में नई सरकार को वित्तीय वर्ष 2022 और 23 का आम बजट पेश करना है। वहीं शासन के एक अधिकारी बताते हैं कि सत्ताधारी दल ने पहले से जारी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की सहायता राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 करने और सामूहिक विवाह अनुदान योजना में वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करने और पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने जैसी भारी भरकम बजट खर्च वाली तमाम घोषणाएं भी की हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने के बाद अब जीत दर्ज करने वाले सभी दल विधायकों के नेता चुनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की 21 मार्च को होने वाली बैठक अब 26 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कारण ही विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। पहले मंत्रिमंडल की शपथ 21 मार्च को होनी थी, जो अब 26 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी को 111 और गठबंधन को 125 सीट मिली है। अब समाजवादी पार्टी का लक्ष्य मजबूत विपक्षी दल बनने का है। वहीं समाजवादी पार्टी इसी को लेकर अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए बैठक बुला रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक अब 26 मार्च को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 26 मार्च को पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। वही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा की आजमगढ़ की सीट को बरकरार रखेंगे। वही मैनपुरी की करहल विधानसभा से पहली बार विधायक होने के बाद भी वहां की सीट को छोड़ देंगे। प्रदेश में रविवार से पोलियो महाअभियान की शुरुआत हो रही है और इसी के तहत 3.40 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। ये सभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। वहीं अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अभियान को लेकर हर सेंटर पर पोलियो खुराक पहुंचाई दी गई। रविवार को 1.40 लाख बूथों पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी जिला टीकाकरण प्रभारियों के साथ बैठक करके तैयारी की समीक्षा की। वहीं निर्देश दिया कि सुपरवाइजर हर बूथ की निगरानी करते रहें। वहीं ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में ग्रीष्मकालीन पूजा राग सेवा का क्रम होली की दूज रविवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसके तहत न केवल मंदिर दर्शन का समय परिवर्तित होगा, बल्कि सेवायतों द्वारा ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन पूजा पद्धति के अनुसार भी की जाएगी। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने यह बताया है कि 20 मार्च से मंदिर के पट सुबह 7:45 पर दर्शन करने वालों के लिए खोल दिए गए हैं और उसके बाद 7:55 पर सेवायतों के द्वारा ठाकुर बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती होगी। वहीं 11 बजे ठाकुर जी को राजभोग अर्पित किया जाएगा और 11:30 बजे ठाकुर जी के दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। वहीं करीब 11:55 पर राजभोग आरती के साथ प्रातःकालीन दर्शन पूरे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि शाम के 5:30 बजे मंदिर के पट एक बार फिर से खुलेंगे और 8:30 बजे ठाकुर जी को शयन भोग अर्पित किया जाएगा। वहीं रात 9:30 बजे भक्तों को दर्शन देने के साथ 9:30 बजे शयन भोग आरती होगी।
मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया है कि मंदिर में ब्रज की परंपराओं के अनुसार ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है। इस सेवा में मौसम के अनुरूप ही दर्शन के साथ साथ भोग राग की सेवा में भी बदलाव होता रहता है। वहीं दीपावली तक मंदिर में दर्शनों का यही क्रम रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार ने यह आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लौटते समय उनकी कार पर बम फेंका गया। सरकार ने कहा कि तेज रफ्तार कार के पीछे बम गिरा तो वो हमले से बच गए। आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। बताना चाहेंगे कि सरकार आगे बताते हैं कि बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र को गिरा दिया है। भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए अनुच्छेद 356 लगाया जाना चाहिए, अन्यथा ये नहीं रुकेगा। वहीं घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने मुसलमानों और वामपंथियों के चित्रण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। आलोचकों ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान भी उग्रवाद से पीड़ित थे, लेकिन निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के प्रयास में इसे फिल्म में शामिल नहीं किया। वहीं साल 2022 के पहले चक्रवाती को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर बेहद ही भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बुलेटिन के मुताबिक बताना चाहेंगे कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है और 20 मार्च को एक दबाव और 21 मार्च के आसपास चक्रवाती तूफान आसनी में तेज होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने आगे बताया है कि सोमवार को यह दबाव क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने 20 मार्च को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। चक्रवाती तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आईएमडी ने शनिवार को अपने बुलेटिन में यह कहा कि इसके बाद तूफान आसनी के लगभग उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और 22 मार्च को उत्तर म्यांमार के दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश तटों के पास पहुंचने की संभावना है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।